यह कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि उस भरोसे के कत्ल की कहानी है जो रिश्तों की बुनियाद होता है। इंदौर के एक व्यापारी राजा रघुवंशी के हनीमून मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला इसीलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसमें हत्या की आरोपी कोई और नहीं, बल्कि राजा की नवविवाहित पत्नी सोनम है। शादी के महज 12 दिन बाद जिस जगह पर एक जोड़े को अपने भविष्य के सपने बुनने चाहिए थे, वहीं पर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। यह घटना उन तमाम सवालों को जन्म देती है जो प्यार, शादी और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से जुड़े हैं। क्या शादी सिर्फ एक दिखावा थी? क्या हनीमून की यात्रा पहले से तय एक मौत का सफर था? मेघालय की खूबसूरत और शांत वादियां, जो अपनी हरियाली और झरनों के लिए जानी जाती है, इस हत्याकांड की गवाह बनी। सोहरा, जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन 23 मई 2025 की तारीख ने इस जगह के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। राजा रघुवंशी की हत्या न सिर्फ एक क्रूर कृत्य था, बल्कि इसे इतनी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया कि कुछ समय के लिए पुलिस भी चकरा गई। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे इंसानी भावनाएं जब गलत दिशा में मुड़ जाती हैं तो वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। यह केस समाज के उस स्याह पक्ष को उजागर करता है जहां रिश्ते मतलब के लिए बनते और बिगड़ते हैं। इस केस की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि इसमें एक प्रेमी, एक पत्नी और सुपारी किलर्स की मिलीभगत सामने आई है। यह कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसकी पटकथा शादी से पहले ही लिखी जा चुकी थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म की कहानी को मात दे सकते हैं। आज 17 जून 2025 को जब पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रही है, तो हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें रिश्तों की सच्चाई को परखने पर मजबूर करती है। इस हत्याकांड ने कई सामाजिक और नैतिक सवाल भी खड़े किए हैं। एक तरफ राजा का परिवार है जो अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ सोनम और उसके साथियों का कबूलनामा है जो विश्वासघात की इंतहा को पार करता है। इस घटना ने मेघालय जैसे शांत राज्य में एक सनसनी फैला दी है जहां इस तरह के जघन्य अपराध दुर्लभ माने जाते हैं। यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय अपराध नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां में है, जहां हर रोज इससे जुड़ी नई जानकारियां सामने आई हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको इस केस की हर परत से रूबरू कराएगी, तथ्यों के आधार पर, बिना किसी लाग लपेट के। 11 मई 2025 को जब इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई, तो चारों तरफ जश्न का माहौल था। शहनाइयों की गूंज और रिश्तेदारों की शुभकामनाओं के बीच किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस रिश्ते का अंत इतना भयावह होगा। राजा का परिवार अपने बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील बहू पाकर खुश था, और वे एक नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। शादी की तस्वीरें उस खुशी की गवाही देती हैं जिसमें राजा और सोनम एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरा राज छिपा था, एक ऐसी साजिश जो धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। शादी के रीति रिवाज और रस्में महज एक दिखावा थीं, एक पर्दे की तरह जिसका इस्तेमाल एक भयानक सच को छिपाने के लिए किया जा रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद नवविवाहित जोड़े ने अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया। यह फैसला भी साजिश का ही एक हिस्सा था। हनीमून, जो किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे यादगार समय होता है, राजा के लिए मौत का बुलावा साबित हुआ। इंदौर से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान जगह को इसलिए चुना गया ताकि हत्या को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाना और फरार होना आसान हो। सोनम ने बड़ी ही चालाकी से हनीमून की योजना बनाई, जबकि उसका असली मकसद अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाना था। राजा इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस हमसफर के साथ वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने जा रहा है, वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुकी है। मेघालय पहुंचने के बाद भी कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। सोनम ने एक आदर्श पत्नी की तरह व्यवहार किया ताकि राजा को उस पर जरा भी शक न हो। वे दोनों साथ घूमते, तस्वीरें खिंचवाते और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार करते। यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि उनके बीच सब ठीक था।
लेकिन पर्दे के पीछे सोनम लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के संपर्क में थी। हर पल, हर घंटे हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राजा की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और सही मौके का इंतजार किया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पीड़ादायक बात यह है कि राजा ने अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा किया। वह उसके हर झूठ को सच मानता रहा। उसे लगा कि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, लेकिन हकीकत में वह अपनी मौत के जाल में फंसता जा रहा था। हनीमून की यात्रा एक ट्रैप थी जिसे बड़ी ही बारीकी से बुना गया था। शादी का बंधन जिसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है, यहाँ सिर्फ 12 दिनों में टूट गया, और इसका टूटना भी इतना खौफनाक था कि इसने समाज की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चेहरे पर जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। इस हत्याकांड की जड़ में एक प्रेम त्रिकोण है जिसमें सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसका पति राजा रघुवंशी शामिल थे। राज कुशवाहा, जो सोनम के परिवार की कंपनी में काम करता था, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सोनम और राज का रिश्ता शादी से पहले का था और वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब सोनम की शादी राजा से तय हो गई तो उन्होंने राजा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने 3 परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्यार में अंधे होकर सोनम और राज ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सीधे अपराध की दुनिया की ओर जाता था, जहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती, सिर्फ मतलब पूरे किए जाते हैं। हत्या की योजना बहुत ही सावधानी से तैयार की गई थी। राज कुशवाहा ने इंदौर में बैठकर ही पूरी साजिश रची। उसने इस काम के लिए 3 सुपारी किलर्स को तैयार किया, विशाल, आनंद और आकाश। इन तीनों को हत्या को अंजाम देने के लिए पैसे का लालच दिया गया। योजना के मुताबिक सोनम राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले जाएगी और वहीं पर ये तीनों हत्यारे उसकी हत्या कर देंगे। राज ने खुद को इस मामले से दूर रखने के लिए मेघालय न जाने का फैसला किया ताकि उस पर किसी को शक न हो। उसने हत्यारों को निर्देश दिए कि काम पूरा होने के बाद वे कैसे और कहां मिलेंगे और सोनम को कैसे सुरक्षित वापस इंदौर पहुंचना है। यह एक फुल प्रूफ प्लान था जिसमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। हत्यारों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से तय की गई थी। उन्हें सोनम के इशारे का इंतजार करना था। योजना के अनुसार हत्यारे पहले से ही मेघालय पहुंच चुके थे और राजा सोनम की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। उन्होंने हत्या के लिए एक सुनसान जगह की तलाश की जहां शव को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। पहले उन्होंने नोंगरियाट में हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वहां शव को छिपाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोहरा के पास बीसावडोंग फॉल्स को चुना, जहां एक गहरी खाई थी। यह दिखाता है कि हत्यारे कितने ठंडे दिमाग से काम कर रहे थे और उनका एकमात्र उद्देश्य अपने काम को बिना कोई सुराग छोड़े अंजाम देना था। इस साजिश में सोनम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयावह थी। उसने न केवल अपने पति को धोखा दिया, बल्कि उसकी हत्या में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। उसने राजा का विश्वास जीता, उसे हनीमून के बहाने मौत की घाटी तक ले गई और हत्यारों को इशारा किया। एक पत्नी का अपने पति के खिलाफ इतना बड़ा विश्वासघात मानवीय रिश्तों पर से भरोसा उठा देता है। डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने भी इस पर हैरानी जताते हुए कहा, शादी के कुछ ही दिनों में इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है, ये जांच का विषय है। ये सवाल आज हर किसी के मन में है और इसका जवाब इस केस की जटिल परतों में छिपा हुआ है। 23 मई 2025 का दिन राजा रघुवंशी की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन सोनम राजा को घुमाने के बहाने सोहरा के वीसावडोंग फॉल्स के पास एक सुनसान पार्किंग लॉट में ले गई। सुपारी किलर विशाल, आनंद और आकाश पहले से ही वहां छिपे हुए थे और सोनम के इशारे का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और घने जंगल थे और उस शांत माहौल में किसी अनहोनी की आशंका करना भी मुश्किल था। राजा अपनी पत्नी के साथ हसीन पलों को जी रहा था, जबकि उसकी पत्नी और उसके हत्यारे उसकी मौत का इंतजाम कर रहे थे। यह उस खामोशी से पहले का तूफान था जो कुछ ही पलों में राजा की जिंदगी को लील जाने वाला था। पुलिस जांच के अनुसार जैसे ही सोनम ने हत्यारों को इशारा किया, वे राजा पर टूट पड़े। सोनम जानबूझकर राजा के सामने खड़ी हो गई ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। तभी विशाल ने पीछे से आकर राजा के सिर पर मचेटी, यानी कि एक तरह का बड़ा चाकू से पहला वार किया। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले ही आनंद ने दूसरा वार किया।
और फिर आकाश ने तीसरा और अंतिम वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह हमला इतना अचानक और क्रूर था कि राजा को खुद को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में एक हंसता खेलता इंसान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। जिस पत्नी ने उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, वह खामोशी से अपने पति का कत्ल होते हुए देख रही थी। हत्या को अंजाम देने के बाद अगला कदम शव को ठिकाने लगाना था। हत्यारों ने राजा के शव को उठाया और पास में ही मौजूद एक गहरी खाई में फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि शव किसी को आसानी से न मिल सके और यह मामला एक गुमशुदगी का केस बनकर रह जाए। वे यह भी जताना चाहते थे कि शायद राजा गलती से खाई में गिर गया, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि राजा की मौत खाई में गिरने से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से किए गए वारों से हुई थी। हत्यारों ने सोचा था कि घने जंगलों और गहरी खाई में शव सड़गल जाएगा और उनकी साजिश का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। यह हत्याकांड सोहरा जैसे शांत इलाके के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में दशकों से कोई हत्या नहीं हुई थी। इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पूरे पर्यटन उद्योग पर भी इसका असर पड़ा। जो जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध थी, वह अब एक क्रूर हत्याकांड के लिए जानी जाने लगी। वीसाब्लोन फॉल्स, जो कभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। प्रकृति की गोद में इंसानियत का यह घिनौना चेहरा देखकर हर कोई हैरान था। राजा की हत्या करने के बाद सोनम और हत्यारों का मुख्य उद्देश्य पुलिस को गुमराह करना और खुद को बचाना था। सबसे पहले सोनम ने राजा के परिवार और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वे दोनों सुरक्षित हैं। उसने कुछ समय तक राजा का फोन अपने पास रखा और उससे कुछ मैसेज भी भेजे, ताकि किसी को यह शक न हो कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। यह एक सोची समझी चाल थी, ताकि उन्हें फरार होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कुछ दिनों तक जब राजा से किसी की बात नहीं हुई, तो परिवार को चिंता होने लगी। सोनम ने कहानी गढ़ी कि वे दोनों कहीं घूमने गए हैं और नेटवर्क की समस्या के कारण बात नहीं हो पा रही है। लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। जब राजा के परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो सोनम घबरा गई। उसे पता था कि अगर वह पकड़ी गई तो सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने मेघालय से भागने की योजना बनाई। हत्या के बाद वह हत्यारों से अलग हो गई और अकेले ही इंदौर के लिए रवाना हो गई। उसने एक लंबा और घुमावदार रास्ता चुना ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। वह मेघालय से असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए इंदौर की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रही थी ताकि कोई सुराग पीछे न छूटे। पुलिस को सोनम पर शक तब गहराया जब मेघालय के एक होटल से उसका ट्रॉली बैग बरामद हुआ, जिसे वह जल्दबाजी में छोड़ गई थी। उस बैग में उसका मंगलसूत्र और शादी की अंगूठी मिली। किसी भी नवविवाहित महिला का इस तरह अपनी सुहाग की निशानियों को छोड़ देना सामान्य बात नहीं थी। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि इस मामले में सोनम की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने तुरंत सोनम के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी तलाश तेज कर दी। सोनम की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचकर अपने भाई से संपर्क किया। पुलिस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सोनम ने अपने भाई को फोन किया, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से उसे गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी इस केस में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उसने अपहरण और लूटपाट की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सबूत उसके सामने रखे, तो वह टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। यह मामला मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। एक तरफ एक पर्यटक की गुमशुदगी थी और दूसरी तरफ कोई ठोस सुराग नहीं था। जांच की शुरुआत राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट से हुई। पुलिस ने सबसे पहले उन होटलों और जगहों की तलाशी ली जहां राजा और सोनम रुके थे। इसी दौरान उन्हें सोनम का छोड़ा हुआ ट्रॉली बैग मिला, जिसमें मंगलसूत्र और अंगूठी थी। यह पहला संकेत था कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।
पुलिस का शक तुरंत सोनम पर गया, जो उस समय तक फरार हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम कर रहे थे। एसआईटी ने जांच को कई दिशाओं में आगे बढ़ाया। एक टीम सोनम की तलाश में जुट गई, जबकि दूसरी टीम राजा के शव को खोजने का प्रयास कर रही थी। स्थानीय लोगों और गाइडों की मदद से पुलिस ने उस इलाके की तलाशी शुरू की, जहां राजा और सोनम को आखिरी बार देखा गया था। कई दिनों की मशक्कत के बाद 2 जून 2025 को पुलिस को विसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से एक अत्यधिक सड़ा गला शव मिला। शव की पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। सोनम की गिरफ्तारी के बाद जांच ने और तेजी पकड़ी। उसके कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने इंदौर से मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स विशाल, आनंद और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के पास सभी 5 आरोपी थे। हालांकि सोनम का कबूलनामा कोर्ट में सीधे तौर पर सबूत नहीं माना जाता, इसलिए पुलिस को ठोस सबूत जुटाने की जरूरत थी। एसआईटी की एक टीम इंदौर भी भेजी गई ताकि हत्या के पीछे के मनी एंगल की जांच की जा सके। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ प्रेम त्रिकोण था या कोई वित्तीय मकसद भी था, जैसे कि राजा की संपत्ति या बीमा का पैसा। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई विरोधाभासी बयान मिले। हर आरोपी खुद को बचाने के लिए कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपी एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। पुलिस के लिए यह जरूरी था कि वह इन बयानों का सत्यापन करे और घटना के सही क्रम को स्थापित करे। इसके लिए पुलिस ने सभी आरोपियों को मेघालय लाने का फैसला किया, ताकि क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा सके और उनके बयानों की सच्चाई परखी जा सके। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। किसी भी आपराधिक मामले में अदालत में दोष साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में भी मेघालय पुलिस का पूरा ध्यान वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने पर केंद्रित है। सोनम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की तलाश शुरू की। आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने हत्या के लिए 2 माचेटी यानी चाकू का इस्तेमाल किया था। लंबी खोजबीन के बाद पुलिस ने एक माचेटी बरामद कर ली है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। बरामद हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि उस पर राजा के खून के निशान या आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स का पता लगाया जा सके। यह इस केस में एक महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है। आज यानी 17 जून 2025 को पुलिस ने इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्राइम सीन का पुनर्निर्माण। सोनम और तीनों हत्यारों को भारी सुरक्षा के बीच सोहरा के उसी पार्किंग लॉट में ले जाया गया, जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी मौके पर मौजूद थी। इस प्रक्रिया के दौरान एक पुलिसकर्मी ने राजा रघुवंशी की भूमिका निभाई और आरोपियों से यह दोहराने के लिए कहा गया कि उन्होंने 23 मई को क्या और कैसे किया था, किसने कहां से वार किया, सोनम कहां खड़ी थी और शव को खाई में कैसे फेंका गया। इन सभी दृश्यों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इसका मकसद आरोपियों के बयानों में मौजूद विरोधाभासों को दूर करना और घटना के सटीक क्रम को समझना था। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों ने एक एक करके पूरी घटना को दोहराया। उन्होंने बताया कि कैसे विशाल ने पहला वार किया, फिर आनंद और आकाश ने हमला किया। उन्होंने यह भी दिखाया कि शव को खाई तक ले जाने के लिए उन्होंने किस रास्ते का इस्तेमाल किया। यह पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चली और इसने जांच टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रिक्रिएशन से यह भी स्पष्ट हुआ कि हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और इसमें हर आरोपी की एक निश्चित भूमिका थी। यह रिक्रिएशन वीडियो कोर्ट में एक मजबूत सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, जो जूरी को यह समझने में मदद करेगा कि अपराध कितना क्रूर और सुनियोजित था। सबूतों की श्रृंखला में सोनम का ट्रॉली बैग, उसमें मिला मंगलसूत्र, आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा भी शामिल है। ये सभी सबूत मिलकर एक ऐसी कहानी बयान करते हैं जो आरोपियों के खिलाफ जाती है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि खाई से बरामद दूसरे माचेटी से और भी अहम सुराग मिल सकते हैं। इसके अलावा एसआईटी इंदौर में राजा की वित्तीय स्थिति की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि उसकी मौत से किसी आर्थिक लाभ हो सकता है। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि मामले के हर पहलू को उजागर किया जाए और कोई भी दोषी कानून के शिकंजे से बच न पाए।
एक तरफ जहां पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार एक असहनीय दर्द से गुजर रहा है। उन्होंने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली, और वह भी उस लड़की के हाथों जिसे वे अपनी बहू बनाकर लाए थे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा है जिससे उबरना शायद मुमकिन नहीं है। राजा के परिवार ने पुलिस जांच और सोनम के बयानों पर संदेह व्यक्त किया है। उनका मानना है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और वे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को पूरा न्याय मिल सके। इस घटना का असर सिर्फ रघुवंशी परिवार पर ही नहीं बल्कि उस समाज पर भी पड़ा है जहां वे रहते हैं। इंदौर में इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा और हैरानी है। यह मामला हर उस माता पिता के लिए एक चेतावनी की तरह है जो अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय करते हैं। इसने अरेंज मैरिज की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां अक्सर दो परिवार एक दूसरे को पूरी तरह से जाने बिना ही रिश्ते में बंध जाते हैं। लोग अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे कोई इंसान शादी जैसे पवित्र बंधन का इस्तेमाल इतनी भयानक साजिश के लिए कर सकता है। यह घटना मानवीय रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और खोखलेपन को दर्शाती है। मेघालय के शांत और शांतिप्रिय समाज पर भी इस हत्याकांड का गहरा असर पड़ा है। सोहरा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, अब एक अपराध स्थल के रूप में चर्चा में है। स्थानीय लोग इस बात से हैरान हैं कि उनके शांत इलाके को इस तरह के जघन्य अपराध के लिए चुना गया। इस घटना ने पर्यटन पर निर्भर रहने वाले स्थानीय लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। उन्हें चिंता है कि इस घटना के बाद पर्यटक यहाँ आने से डरेंगे, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक अपराध का असर सिर्फ पीड़ितों और अपराधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। अंततः यह केस समाज के लिए एक आईना है जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों के पतन की तस्वीर दिखाता है। प्यार, लालच और धोखे की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के रूप में किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें पैसों या किसी और मतलब के लिए तोड़ा जा सकता है? क्या हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते? राजा रघुवंशी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो भरोसे की नींव पर रिश्ते बनाते हैं और फिर धोखे का शिकार हो जाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने तेजी से काम करते हुए सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सबूत जुटाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। क्राइम सीन रिक्रिएशन और फोरेंसिक जांच से मामले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन यहां से न्याय की असली और लंबी लड़ाई शुरू होती है, जो अदालतों में लड़ी जाएगी। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी बिना किसी संदेह के दोषी है। बचाव पक्ष हर सबूत को चुनौती देगा और कहानी में मौजूद किसी भी झोल का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इस मामले ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह से न मिल पाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम के मन में राजा के लिए इतनी नफरत क्यों थी? क्या वह सिर्फ अपने प्रेमी को पाना चाहती थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज है? पुलिस मनी एंगल की जांच कर रही है, लेकिन क्या कुछ दिनों के रिश्ते में कोई इतना गिर सकता है कि अपने जीवन साथी की हत्या की साजिश रच दे? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी है। क्या हमारे समाज में संवाद की इतनी कमी हो गई है कि एक लड़की अपने परिवार को अपनी पसंद बताने के बजाय हत्या जैसा भयानक कदम उठा लेती है? यह केस भारतीय न्याय प्रणाली के लिए भी एक परीक्षा की तरह है। इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर मीडिया का बहुत दबाव होता है और न्याय प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा रहता है। यह सुनिश्चित करना अदालत की जिम्मेदारी होगी कि मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चले और हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले। साथ ही यह भी जरूरी है कि फैसला जल्द से जल्द आए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय में देरी न्याय से इनकार करने के बराबर होती है और इस मामले में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में राजा रघुवंशी की कहानी एक दुखद अनुस्मारक है कि अपराध किसी भी रूप में और कहीं भी हो सकता है,
यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी जरूरी है। इस मामले का नतीजा जो भी हो, इसने समाज की चेतना पर एक गहरा घाव छोड़ा है। उम्मीद है कि न्याय होगा और राजा के परिवार को वह सुकून मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। लेकिन वे सवाल जो इस घटना ने उठाए हैं, वे लंबे समय तक हमारे समाज में गूंजते रहेंगे और हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करते रहेंगे।